जहां सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस हफ्ते लोगों को आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ की जजमेंट को डिस्क्लोज करके चौंका दिया है, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6A ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के खिलाफ फाइल्ड पिटिशंस की हियरिंग के समय एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। 4 दिन की इंटेंस हियरिंग के बाद अब जाकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, विच कंसिस्टेड ऑफ CJI DY चंद्रचूड़ विद जस्टिस सूर्यकांत, MM सुंदरेश, JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा ने इस मामले में अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस केस की लास्ट डेट की हियरिंग के दौरान बहुत ही शॉकिंग बातें सामने आई है और क्यों सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में वेस्ट बंगाल की सरकार पर निशाना साधा है और पिटिशनर्स रिस्पोंडेंट्स ने CJI को और क्या न्यू इन्फॉर्मेशन दी है, हम इस वीडियो में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऑर्डर्स का पालन सेंटर ने किया है या नहीं। अब आप सोचेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को क्या ऑर्डर्स दिए थे, तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो से ध्यान होगा, CJI ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने बोला था जो नंबर ऑफ फॉरेन इमिग्रेंट्स की टैली दे सके, और वो भी सिर्फ असम में नहीं बल्कि पूरे इंडिया और स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इसी के साथ बॉर्डर फेंसिंग के डिटेल्स और फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के डेटा की भी मांग सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से की गई थी। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस मामले में सेंटर सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्मेशन देने में नाकाम रही है। इन सब में डाइव करने से पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। पिछले हियरिंग में हमने अभी तक देखा कि पिटिशनर्स ने इस सेक्शन के खिलाफ मेन क्वेश्चन ये रेज किया है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल्स को वायलेट करता है, जिसमें से आर्टिकल्स 14, 21 और 29 सबसेक्शन 1 टॉप पर आते हैं। उसी के साथ सिर्फ असम को ऐसे सिंगल आउट करना भी पिटिशनर्स को पसंद नहीं आया है। हालांकि SG तुषार मेहता ने सेंटर की ओर से मौजूद होकर इन सारे सवालों का जवाब दिया है। इस मामले में रिस्पोंडेंट्स की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह मौजूद थे, जिन्होंने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रखे थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक पॉइंट ऐसा रखा जिससे CJI भी अग्री करते हुए दिखे थे। असल में सिब्बल ने कहा कि मान लेते हैं सेक्शन 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर हटा दिया जाए, पर उससे ये समस्या तो सुधरेगी नहीं कि इस सेक्शन का फायदा अभी तक जिन लोगों ने उठा लिया है उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश और देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच जो समझौता हुआ था वो बस 1970 के बाद वाले बांग्लादेशीज को वापस रखने का हुआ था। 4th डे की हियरिंग की शुरुआत में ही SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि सेंटर फॉरेनर्स की इलीगल माइग्रेशन की एक एक्यूरेट डेटा नहीं दे सकती है, क्योंकि इंडिया में माइग्रेशन से आए लोगों का हिसाब रखना काफी मुश्किल है। It had stated on affidavit that 14,346 foreign nationals were deported from the country between 2070 and 2022, and 17,861 migrants who had entered Assam between January 1966 and March 1971 were given Indian citizenship। हालांकि बॉर्डर फेंसिंग की बात करते हुए SG तुषार मेहता ने बताया कि वेस्ट बंगाल में इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर को फेंस करने में दिक्कतें आ रही है और ये सब वेस्ट बंगाल सरकार की गलती है। मेहता ने बताया कि वेस्ट बंगाल एक बहुत ही स्लो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी फॉलो करता है, जिसकी वजह से सेंटर को वहां बॉर्डर फेंस करवाने में दिक्कतें आ रही है। एंड स्टेटेड even for national security purposes like border fencing, there is none cooperation by the state government. If the state of West Bengal cooperates in acquiring the land and hands over the land for fencing, the central government will do so। इस पॉइंट पर जस्टिस सूर्यकांत ने SG से सवाल पूछा कि फेंसिंग के लिए जो लैंड एक्वायर की जाती है उसका कंपनसेशन कौन देता है। इसका जवाब देते हुए SG ने कहा, सेंटर फॉर द बॉर्डर एरियाज, एंड इफ दिस इज नॉट द केस फॉर अर्जेंसी क्लॉज, देन व्हाट इज? डायरेक्ट लैंड परचेज पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर इंडस्ट्रीज एंड नॉट नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। बॉर्डर फेंसिंग के मामले में SG मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को आश्वासन दिया है कि इस मामले में सेंटर ने इंडो बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर को 3 सालों के अंदर खत्म करने का फैसला लिया है। फॉरेन ट्रिब्यूनल की पेंडिंग केसेस की बात करते हुए SG मेहता ने बताया कि 3,34,966 केसेस डिस्पोज किए जा चुके हैं और वही 97,714 केसेस पेंडिंग है। रिस्पोंडेंट्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने अपने सबमिशन स्टार्ट किए और कहा कि लोगों को सिटीजनशिप पर सवाल उठाने से पहले ये समझना चाहिए कि एक कंट्री अभी पार्टीशन से गुजरी है। He stated, "We were a nation that had suffered a partition. There was a question as to who was an Indian and who wasn't. Situation also had to take into account migration caused by partition." उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो लोग इंडिया छोड़ के गए थे और उन्हें वापस आने के लिए परमिट लगता है और उस समय बहुत मुश्किल से ये मिल रहा था, तो अच्छा हुआ कि सेक्शन 6A प्ले में था। And said, "It is clear that the permit system isn't to apply on the eastern border, and for good reason. There was a substantial number of Hindus who still remained in erstwhile East Pakistan who were yet to come over." हेगड़े ने ये भी कहा कि इंडियन सिटीजनशिप एथनो नेशनलिस्ट नहीं है और बस लैंग्वेज कल्चर जैसे फैक्टर्स पर बेस्ड नहीं है। He also added, "We are all Indians. We may have come from different boats, but we are in the same ship." हेगड़े के बाद सीनियर एडवोकेट CO सिंह ने अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए और कहा कि सेक्शन 6A से आर्टिकल 14 वायलेट नहीं होती है, एंड एडेड, सेक्शन 6A डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज रादर अ स्टेप टुवर्ड्स लीगलाइजिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेनर्स एज पर द असम अकॉर्ड।
उन्होंने ये भी कहा कि बस कुछ और लोगों को सिटीजनशिप देने से वायलेशन कैसे हो रहा है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि पिटिशनर्स अपने राइट मांगने के साथ साथ दूसरों के राइट्स को छीनने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है एडवोकेट शदान फरासत की, और उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में स्टेट किया, द मिनट वी एलिवेट कल्चर टू द एक्सटेंट ऑफ डिनाइंग समवन एल्स सिटीजनशिप, वी हैव ट्रांसग्रेस्ड फ्रॉम द एरिया ऑफ सिविक नेशनलिज्म टू कल्चरल नेशनलिज्म। रिस्पोंडेंट्स की ओर से आखिरी सबमिशन सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने किया। उन्होंने कहा कि माइग्रेशन एक ग्लोबल इशू है और सेक्शन 6 से असम में माइग्रेशन की प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन था। उन्होंने अपनी चिंता भी व्यक्त की कि क्या होगा अगर ये सेक्शन अपहेल्ड नहीं किया जाएगा। अब बारी आती है पिटिशनर्स द्वारा रीजॉइंडर सबमिशंस की। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हुए बोला कि लोग अभी भी सेक्शन 6A के तहत सिटीजनशिप ले सकते हैं और ऐसे में जो असम के ऑलरेडी इंडियन सिटीजनशिप है उनके राइट्स हैम्पर होते हैं। He stated, "This is a fatal flaw in the scheme of Section 6A. This is completely void because you cannot distribute citizenship without rational, reasonable logic. The system of criteria-less citizenship is a fatal flaw." हालांकि इस पॉइंट पर सीजीआई ने दीवान को समझाते हुए कहा, "When the law provides for a deeming consequence, that consequence operates without education." और तो और सीजीआई ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक इंसान जो 1966 में पैदा हुआ है और करंट में 57 साल का होगा को भी पासपोर्ट ऑफिसर्स रोक सकते हैं ये कहते हुए कि आप इंडियन सिटीजन नहीं है, और ऐसे में वो अगर ये कहेगा कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ सेक्शन 6A के तहत, तो उसकी सिटीजनशिप की वैलिडिटी चेक हो सकती है। CGI stated, "The validity of his status can be ascertained then we can clarify that anybody who claims the status gets the status." हालांकि दीवान सीजीआई के इस जवाब से खुश नजर नहीं आए और कहा कि कोई प्रॉपर मशीनरी प्रोवाइडेड नहीं रहती है, तो इसका मतलब ये है कि कोई क्राइटेरिया भी अवेलेबल नहीं है। He stated, "When you have such key concepts which remain undefined and open-ended, we are left guessing as to what is the exact contour or parameter of persons who are ordinarily residents in Assam." सेक्शन 6A को डेथ ब्लो बताते हुए सीनियर एडवोकेट दीवान ने कहा कि ये प्रोविजन असम में इलीगल माइग्रेंट्स को बुलाने का एक मैग्नेट बन गया है। इस मामले में सुझाव देते हुए सीनियर एडवोकेट दीवान ने कहा, "The proportionate response in this could be minimum international humanitarian law standards that could be extended." इसके बाद आती है एडवोकेट KN चौधरी की बारी, जिन्होंने होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट को हाईलाइट किया। द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कंप्राइज एन एस्टिमेटेड 12 मिलियन फॉरेनर्स एंड हैज ड्रिवन विद इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एथनिक क्लैशेस। और इस पे जोर देते हुए चौधरी ने कहा कि सेक्शन 6A को तुरंत स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। इसमें ऐड करते हुए सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने कहा कि द ओपन एंडेड क्लॉज ऑफ सेक्शन 6A which shifts the date from 1948 to 1966 marks a fundamental difference with Article 6 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इन सारे पॉइंट्स को सुना और इसके बाद जाकर इस मामले में अपने फैसले को रिजर्व करने का सोचा है। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 6A को अपहेल्ड करती है या उसे स्ट्रक डाउन। ये केस हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आए दिन इलेक्शंस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस केस में जजमेंट 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले डिस्क्लोज किए जा सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।